सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। तहरीक इंसाफ एक बार फिर मफामत की बजाय एहतजाजी सियासत शुरू करने जा रही है। कल अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। बुशरा बीबी पेश नहीं हुई, जिसकी वजह से समाअत मुलतवी हो गई। समाअत के बाद अडयाला जेल से काफ़ी सख्त बयानात बाहर आए। इमरान खान ने कहा कि अब मुल्कगीर एहतजाज होगा, वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन एक हफ़्ता पीछे चले जाएं तो अलीमा खान ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बातचीत शुरू करने का पैगाम देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आए हम मेज़ पे बैठ के बात करते हैं, गिव एंड टेक की बात करते हैं, मगर आज फिर एहतजाज की बात हो रही है। तहरीक इंसाफ के हलकों में एक फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है, क्योंकि जो 9 मई के केसेस हैं उनमें तेज़ी आ रही है। 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के एक MNA को सज़ा दी गई, वो नाअहल हो गए। मज़ीद नाअहलियों की तलवार लटक रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के दर्जनों अरकान असम्बली 9 मई के केसेस में नामजद हैं और अगर सज़ा होती है तो नाअहलियाँ भी होंगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान के खिलाफ भी नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने असासे छुपाए। कैसे PTI इन मामलात को टैकल करेगी? एहतजाज के हवाले से जो कन्फ्यूजन पाई जाती है, ये कैसे दूर होगी? एहतजाज की क्या हिकमत अमली होगी? तहरीक इंसाफ इसमें कामयाबी हासिल करेगी या नहीं? हुकूमत इससे कैसे निपटेगी? इस पर तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर और कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म इख्तियार वली साहब। हमने तो सुना था कि नवाज शरीफ फाइनली एक्टिव हो जाएंगे सियासत में, लेकिन अब वो दोबारा लंदन जा रहे हैं। अचानक उनको लंदन जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बहुत शुक्रिया बतूल। मियां साहब का लाहौर जो लंदन जाना है वो टिपिकली बिल्कुल प्योरली उनका अपना मेडिकल चेकअप्स का है, और कुछ चीज़ें हैं उनकी जो डॉक्टर को उनकी दिखानी ज़रूरी है, तो उस लिए गए हैं। बाकी इंशाल्लाह वो अल्लाह उनको ज़िंदगी और सेहत दे, वो जल्दी लौटेंगे। और पाकिस्तान की सियासत में उन्होंने दोबारा एक्टिव होने का एक फ़ैसला जो है वो ऑलमोस्ट वो कर लिया है कि मतलब अब अगले साल कुछ यहाँ पर लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन भी आ रहे हैं और पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का भी उन्होंने एक इंदिया दिया है। तो ही विल कम बैक वेरी सून एंड इंशाल्लाह ही विल प्ले हिज पॉलिटिकल रोल, वो आपको नजर आएंगे। ठीक है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, आप उनके बहुत पुराने साथी रहे हैं, आपने बहुत वक्त गुजारा है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि नवाज शरीफ साहब दिलचस्पी नहीं ले रहे सियासत में, या वजह कुछ और है? मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हमेशा से मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मैंने नवाज शरीफ की PMLN ज्वाइन की थी और छोड़िए शहबाज शरीफ की। इट जस्ट इज़ अ कोइंसिडेंस के दो वो भाई हैं और उनकी फैमिली में एक बहुत एक इज़्ज़त और एहतराम का एक लिहाज रखा जाता है, तो इस वजह से दे आर द सेम पार्टी। अदरवाइज़ जिस ज़माने की आप बात कर रही हैं, मैं स्पोक्स पर्सन था नवाज शरीफ का, और जब मैं नवाज शरीफ के पॉलिसी को डिफेंड करता था, मरीम नवाज़ की पॉलिसी, उनका भी स्पोक्स पर्सन था, मैं डिफेंड करता था, और वो बड़ी जारहाना पॉलिसी थी, आपको पता है। तो शहबाज शरीफ वन ऑफ द रीज़न्स दैट आई फेल आउट ऑफ शहबाज शरीफ वॉज कि वो मुझे बाकायदा डांटते थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप लड़ाइयाँ ख़त्म करवाने के बजाय। मैं उनको यही कहता था कि आप नवाज शरीफ से बात करें, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? आई एम ओनली रिप्रेजेंटिंग हिज व्यूज़। उनका जो मुश्किल एक बयानिया है उसका बोझ मैंने उठाया हुआ है, जबकि बहुत से हमारे सीनियर भारी भरकम लीडर्स जो हैं आज जो असेंबलीज में बैठे हुए हैं, वो उस वक्त बिल्कुल पीछे जाती उम्रा भी नहीं आते थे। सो द नवाज शरीफ डेट आई नो, वो कभी भी आपको सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप के हवाले से आपको पता है कि उनके व्यूज़ क्या रहे हैं। 30 साल कोई एक साल, एक आधे साल की बात मैं नहीं कर रहा, 30-35 साल की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1993 टू 2022 के बिगनिंग तक। ऑब्वियसली वो तो सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ रहे थे। फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि जी, और शहबाज शरीफ ने फ़ैसला किया कि जी वोट को इज़्ज़त दो, कि जितने भी टेप्स हैं, कैसेट्स हैं, उसको एक बड़े से बक्से में बंद करके इतने मोटे मोटे ताले लगा के चाबी पिंडी पहुंचा दी। तो जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली उनके अब क्या रोल बचा है? ठीक है, इलेक्शंस में जो किया गया, उनके अपने हल्के में जो किया गया, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ NA 130 में जो रिटर्निंग ऑफिसर रात के 3 बजे चेंज करना, नोटिफिकेशन नया निकालना, आप ख़ुद बताएं कि जिसने अपनी सारी
3 दहाइयाँ 4 दहाइयाँ एक इलेक्शंस, हर इलेक्शंस में जेन्युइनली जीते, उनको ज़बरदस्ती आप जितवा रहे हैं विदाउट हिज कंसेंट बाय द वे। बिल्कुल आपका जवाब आ गया मोहम्मद ज़ुबैर साहब। इख्तियार साहब, पहली ये खबर है कि नवाज शरीफ पंजाब के बल्दियाती इलेक्शंस में एक्टिव होंगे, फिर ये भी खबर है कि वो बलूचिस्तान का दौरा करेंगे, उनके मसाइल के हवाले से बात करेंगे, लेकिन वो नज़र नहीं आते हैं अवाम में। कब नज़र आएंगे अवाम में? अच्छा देखिए, एक तो नवाज शरीफ साहब जो है वो नज़र आएंगे, लेकिन इस वक्त ये इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन के बाद फिर आपको पता है कुछ साल दो तो बड़ा ठंड माहौल होता है, फिर उसमें आपको करने को कुछ होता नहीं है, फिर आप अपनी मैनेजमेंट करते हैं, आप अपनी नेक्स्ट जो 5 साल की हुकूमत की पॉलिसीज होती है आप उसको तैयार करते हैं। जो पार्टी रूल में आ जाती है उसका काम यही होता है। मैं जितना सियासत को गुज़श्ता 30-35 साल से देख रहा हूँ, मैंने तो यही देखा। लेकिन इख्तियार साहब, सॉरी टू कट यू, अगर आप कह रहे हैं कि बड़ा ठंड माहौल होता है तो फिर नवाज शरीफ ने अपने आप को रीलॉन्च करने की कोशिश क्यों की पिछले साल? अगर ठंड माहौल था एक्चुअली तो रीलॉन्च की क्यों, क्या जरूरत थी? कोई रीलॉन्च वगैरह नहीं किया उन्होंने। अपना सिर्फ जो पार्टी का ओहदा था, आप शायद उस इजलास में नहीं थी, है ज़ुबैर भाई को याद होगा कि जब मजबूरी हालात की वजह से पार्टी की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले कर दी गई थी, तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि ये मेरे पास नवाज शरीफ की मुस्लिम लीगी कारकुनों की अमानत है ये ओहदा। और जब वापस वो वक्त आया और 28 मई गुज़श्ता साल जब उन्होंने दोबारा सदारत संभाली, तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है कि मेरे पास ये ओहदा मुस्लिम लीग नून की सदारत का, ये नवाज शरीफ और इस पार्टी के कारकुनों की अमानत थी। आज मैंने अपनी अमानत वापस उनके हकदारों को दे दी है। जहाँ तक बात की है ज़ुबैर भाई ने, तो ज़ुबैर भाई जो है अल्हम्दुलिल्लाह बड़े हमारे अच्छे साथी रहे हैं, हम तो अब भी इनको अपना दोस्त मानते हैं, लेकिन इनको मैं देख रहा था जब ये बोल रहे थे तो ये अब भी ऐसे लग रहे थे ये नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन या मरियम बीवी के स्पोक्स पर्सन है। लग ऐसे रहा था, लफ्जों से खुशबू ऐसे आ रही थी। अच्छा, तो इतनी दूर में क्या हुआ? पूछ लेते हैं इख्तियार साहब, पूछ लेते हैं तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब, क्या आपको नहीं उनका वो मुस्कुरा रहे हैं ना, मुस्कुरा रहे हैं। अगर आप आधी बात सुनेंगी तो आपको भी समझ नहीं आएगी और उनको भी जवाब देने में मुश्किल होगा। जी बोलिए। लेकिन बात मुझे पूरी कर लेने दी। तो बेहतर यह है कि ज़ुबैर भाई, हमने तो ये सुना था कि अब आपने नवाज शरीफ पे इतने इल्ज़ामात लगाने हैं, अब आपने मुस्लिम लीग नून पे वो किए और ना किए सारे जुर्मों का उन पे थोप देना है, क्योंकि असद उमर की सीट जो है तो वो पीटीआई में खाली है, शायद आप उस तरफ जाने के लिए सोच रहे हैं। और उसके लिए पीटीआई का क्राइटेरिया ये होता है कि जितना आप नवाज शरीफ पर बोलेंगे, जितना आप मुस्लिम लीग नून पर बोलेंगे, शहबाज शरीफ पर बोलेंगे, तो उतनी ही पीटीआई में अच्छी अकोमोडेशन होती है। मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आ रही कि आप कौन सी पॉलिसी पे चल रहे हैं। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब जवाब देंगे। आप वो कह रहे हैं आपके लफ्ज़ों से खुशबू आ रही है नून लीग की, आप अभी भी स्पोक्समैन लग रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे थे, तो मैंने कहा आपका जवाब ले लूँ। और क्या वाकई असद उमर वाली बात जो उन्होंने की, क्या रिस्पॉन्स करेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये मैंने बिल्कुल क्लियर कट कहा कि मेरे से जो लोग पूछते हैं, मैंने दोहराया भी कि मैंने नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी और छोड़ी है शहबाज शरीफ की, हर एंगल से। मैं आप फॉरेन पॉलिसी में देख लें, 2016 में मोदी साहब को बुलाया था नवाज शरीफ ने। अभी सब लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ चुप क्यों थे सारे प्रोसेस में, अभी जब ये सारा वॉर की तरफ जा रहे थे, उससे पहले का माहौल था, फिर वॉर हो गई, सब कुछ हुआ। वो इसलिए मैंने तो टीवी पर पहले कहा था ही विल रिमेन साइलेंट, बिकॉज उनकी बिल्कुल थिंकिंग डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट सही है गलत उसमें अभी नहीं, उनकी हर चीज़ में पॉलिसी, उनकी थिंकिंग, उनकी अप्रोच बिल्कुल। और सिविल मिलिट्री के हवाले से देख लेना, मैं कोई गलत कह रहा हूँ। सिरदीन बालादस्ती की जंग जब लड़ रहे थे, तो जब वो गुजरावाला में तकरीर की थी और उस वक़्त के आर्मी हाई कमांड को उन्होंने नाम लेके किया था, और फिर जिसको हमने कंटिन्यू रखा मरियम नवाज ने कंसिस्टेंटली, कभी शहबाज शरीफ से सुना था, तो बिल्कुल डिफरेंट बयानिया था। ख्वाजा आसिफ वगैरह, ये जो बहुत बड़े और मैं इज्जत करता हूँ, ये उस टीम का हिस्सा नहीं थे जो नवाज शरीफ की टीम थी और जो वो जंग लड़ रहे थे। सिविलियन बालादस्ती की जंग, ये हमें बताया था, और हम आगे बढ़ के सबसे आगे मरियम नवाज के साथ लड़ रहे थे। उसकी पादाश में जो हुआ वो भी हुआ, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरी बात ये, असद उमर की सीट खाली, असद उमर की सीट खाली। भाई मैं अगर 2024 का जब इलेक्शन हुआ था, अगर उसमें आपने धांधली की थी तो मैं उसको सच को झूठ कैसे कहूँ। मैंने 2018 के इलेक्शन में
गलत कहा था ना कि गलत हुआ है, धांधली हुई है। मैंने शाहिद खाकान के अरेस्ट पर, मरीम नवाज के अरेस्ट पर, राना सनाउल्लाह के अरेस्ट पर अगर कहा था कि वो गलत हुआ है, तो आज मैंने यास्मीन राशिद या शाह महमूद कुरैशी या इमरान खान या जो वो सारे हैं, उनको कैसे मैं कह सकता हूँ कि बिल्कुल सही हो रहा है? उनके लिए मैं आंखें बंद कैसे कर लूँ जब उनके वर्कर्स को उठा के लेके जाके आप हशर नशर करते हैं? जब आप एक इख्तियार वली साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, अगर आपने असद उमर की बात की थी, असद उमर जैसे एक बंदे, मेरा भाई है, मैं इसलिए नहीं कह रहा, आपको पता है मैं पॉलिटिकल ओपोनेंट रहा हूँ, लेकिन एक पढ़ा लिखा नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आके एक बंदा पॉलिटिक्स में आए, आप उसको फोर्स करके पॉलिटिक्स छुड़वाएं, ये मैंने एक एग्जाम्पल दी है। आप मलिका बुखारी जैसी एक खातून जो पढ़ी लिखी हैं, उनको फोर्स करके, और मैं दर्जनों गिनवा सकता हूँ। इज इट अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान? एक ही वफाकी पार्टी है, क्या वफाकी पार्टी साहब इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसमें एक और नुक्ता ऐड करते हैं। इख्तियार वली साहब, आज समडियाल में इलेक्शन था, पीटीआई ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया, ईंटें और पत्थरों से मारा, आरओज ऑफिस को कंटेनर्स लगा के बंद किया। पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, इंतज़ामिया नून लीग की है, ये आपका काम है कि आप मेक श्योर करें कि ऐसे प्रोसेस स्मूथ चलें, लेकिन नहीं होते उन शिकायत के साथ जो भी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने लगाई हैं। मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया आज़ाद है। जब धांधली होती है तो डस्का की धांधली को हमने मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हमने उसको बबांग के दोहल हमने पब्लिक के सामने रखा और दुनिया के सामने रखा। पीटीआई के पास इल्जाम लगाने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर आज समडियाल में तो सोशल मीडिया और टीवी नहीं था ना, वहाँ पे तो आपकी गवर्नमेंट थी, वो आप जो बदअमनी होती है उसको आप लोग संभाल क्यों नहीं पाते? सही सवाल है। मीडिया को आप पूछ लीजिए, अपने चैनल से आप पूछ लीजिए कि आपके बोल के चैनल को कहाँ पे जाने से रोका गया है, कौन से पोलिंग स्टेशन पर, कौन से पोलिंग बूथ पर उनको जाने से रोका गया है। देन यू बेटर टॉक टू मी। तो सर हमें नहीं रोका गया, आरओ को रोका गया। सर हम तो इलेक्शन करवा नहीं रहे थे, ना मैं करवा रही थी, था बोल के मैनेजमेंट, आरओ इलेक्शन करवा रहा था, आरओ को रोका। मैं वही कह रहा हूँ, पोलिंग एजेंट्स को रोका गया। ये एक आध जगह पर देखिए, एक हल्के में तकरीबन 100 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होते हैं, कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, हाथापाई भी हो जाती है। हमने सारी उम्र इलेक्शन लड़े हैं, मैं 1997 से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और हर जगह पे लड़ाई थोड़ी बहुत ये हो जाती है, इल्जाम। लेकिन सर इतना बड़ा कंटेनर आ गया और इंतजामिया को पता नहीं चला कि आरओ ऑफिस के सामने, इख्तियार वली साहब आरओ ऑफिस के सामने इतना बड़ा कंटेनर आ गया है और आप कह रही हैं छोटा मोटा हो रहा है। नहीं बोल, आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। जी अब जी, लेकिन इख्तियार साहब आप कंटेनर को छोटा मोटा कह रहे हैं ना, तो मैं आपको याद दिला रही हूँ कि कंटेनर तो बहुत बड़ी चीज होती है। जी ठीक है। मैं असद उमर, ज़ुबैर उमर साहब फरमा रहे थे कि मलिका बुखारी का इन्होंने और असद का इन्होंने कहा, हवाला दिया। क्या आप बताएंगे कि 2018 में नवाज शरीफ के इलेक्टेड एमएनएस को उठाकर उनकी किस तरह वफादारियां तब्दील की गई? डोंट यू फॉरगेट। और ज़ुबैर भाई, टू बी ऑनेस्ट, देखें, आप तब तक बोलते रहे, आप तब तक साथ थे जब तक आपको ये अंदाजा था कि आपको दोबारा गवर्नर बनाया जाएगा या आपको किसी पोजीशन पे रखा जाएगा। लेकिन जब आपको पता चला कि द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, अब उस तरह नहीं रही और इत्तेहादी हुकूमत बन रही है, तो उसके बाद फिर आपने अपने रास्ते और अपने बयानात जो है वो आपके चेंज हो गए। जहां तक अगर मैं मोदी की बात करूं, आपने मोदी की बात की, उस वक्त आप नवाज शरीफ और मरियम के साथ थे और आप उनके स्पोक्स पर्सन थे। कैन यू टेल मी, इवन आपने तो खुद कहा बता सकते हैं, आप उस वक्त बता सकते हैं कि मोदी जब आया था तो उस वक्त ये क्या रिलेशनशिप था और क्या नहीं था, और उसमें पाकिस्तान के खिलाफ कौन सी कॉन्स्पिरेसी भी थी? आज जिस पार्टी की आप कुछ इशारों का नाम है और कभी कभी बबांगे दोहल आप उनकी तारीफ करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज शरीफ जो है तो उसका मोदी के साथ और इंडिया में कारोबार है। क्या आप इस बात की तस्दीक करना पसंद करेंगे? ठीक कि ये वाकई ये बात दुरुस्त है? आप उन लोगों की, आप जो बोलते हैं हमारे खिलाफ, इसका फायदा बिल वास्ता या बिला वास्ता इमरान खान और उसकी पार्टी को। जी इख्तियार साहब प्लीज। जी इख्तियार साहब जरा मुझे सवाल मुझे पुटअप करने दे बतूल। क्या आप इसकी वजाहत करेंगे? और दूसरा, आप इस बात की वजाहत कर सकते हैं कि जो इमरान खान साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ और उनकी खानदान ने इस मुल्क पे 40 और 50 साल हुकूमत की है, क्या वो साल आप मुझे गिनवा के बता सकते हैं कि वो कौन से साल हैं जो उन्होंने 40 और 50 साल हुकूमत की है? तो ज़ुबैर भाई जरा रहनुमाई फरमाएं जरा। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब। जी मैं कर देता हूँ रहनुमाई। इख्तियार वली साहब, आप भी अजीब बात करें। आप कह रहे हैं मैं उस वक्त तक दिफा कर रहा था PMLN का
और इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहा था, जब तक मुझे महसूस, फिर जाके जब मुझे महसूस हुआ कि अब मुझे नहीं ले रहे। मुझे क्यों नहीं ले रहे भाई? आपने कभी सोचा ये वाई? जाहिर सी बात है, मैं उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं उनकी बेटी का स्पोक्स पर्सन हूँ। जद्दोजहद अगर दिलाई थी और जिसके नतीजे में आप नौशहरा में भी जीते थे ना इलेक्शन, उसी दौरान एक डिसमेंटलिंग अगर हमने की थी बैठ के, तो उसमें सबसे आगे कौन थी? मरियम नवाज। उनके सबसे लेफ्ट और राइट साथियों में अगर 2 आप नाम ले ले मेरे अलावा, 2, तो मैं तो उनके साथ था। लेकिन वो सिविलियन बालादस्ती की जंग थी। ये नहीं था कि जी आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, एंड में जाके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करने के लिए आप उन्हीं के पास जाके कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे कि जी बाप पार्टी और एमक्यूएम को आप इशारा कर देंगे कि जी आप हमारे पास आ जाएं। और यही सवाल मेरा था कि अभी आप क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? शाहिद खान अब्बासी क्यों नाराज हो गए थे? शाहिद खान अब्बासी वन ऑफ द लीडिंग पॉलिटिकल फिगर्स ऑफ PMLN, जिन्होंने जद्दोजहद में हिस्सा लिया था, कुर्बानियां दी थी, वो क्यों अलग हो गए थे? मोहम्मद ज़ुबैर साहब, तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर मज़ामती सियासत का फैसला किया है। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि खुद इस तहरीक को लीड करूंगा, माजी में भी एहतजाज किए। आपको लगता है कि सड़कें ब्लॉक होंगी? ये कितना वजन है इमरान खान की इस बात में, मोहम्मद ज़ुबैर साहब? आई थिंक मेरे अपने ख्याल से, बावजूद इसके कि इख्तियार वली साहब के समझ रहे हैं कि मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ, मेरा नहीं ख्याल है कि इस वक्त कोई मूवमेंट चल सकती है। ना ही मौसम है, ना इन्वायरमेंट है, ना पॉलिटिकल रियलिटी ये है कि इस वक्त PTI कैन ब्रिंग आउट पीपल, अगर अवामी जद्दोजहद की बात कर रहे हैं। और पहले भी मैं उनकी उस हवाले से PTI की, जाहिर सी बात है मुझे उनसे 100% बिल्कुल काफ़ी शदीद इख्तलाफ था कि जब वो इस्लामाबाद सबको बुलाते थे। मैं उसमें हुकूमत को बरी ज़िम्मा नहीं कर रहा। और मैं इख्तियार वली साहब को भी याद दिला दूँ कि जब मैं मरियम नवाज़ के साथ निकलता था पूरे पाकिस्तान में, तो कभी भी उस 3 साल में एक पुलिस वाला भी नहीं मिला था हमें कि जी आप आगे नहीं जा सकते, नॉट वन। और यहाँ सिर्फ ऐलान करेंगे ना कि जी हम फ़लानी तारीख को जून की 15 को अगर हम जलसा करेंगे इस्लामाबाद में, तो पूरे पंजाब में पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी, पूरे पंजाब को कंटेनर से बंद कर दिया जाएगा। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? इख्तियार वली साहब, अगर PTI आती है सड़कों पे, फिर आपका प्लान क्या है इख्तियार वली साहब? देखिए, जहाँ तक ये कह रहे हैं ना कि मतलब उस वक्त आपको किसी पुलिस वाले ने भी नहीं रोका, तो उसकी वजह ये थी कि आप जिस जमात के साथ उस वक्त खड़े थे, उन्होंने कोई 9 मई नहीं किया था, उन्होंने किसी GHQ के गेट पे हमला नहीं किया था, उन्होंने पेशावर रेडियो पाकिस्तान को नहीं जलाया था, उन्होंने लाहौर के जिना हाउस को नहीं जलाया था। आप जिस पार्टी में थे उस वक्त, उन्होंने ज़ियारत रेजिडेंसी पर कायद-ए-आज़म के घर पर डज नॉट गिव यू द राइट। ठीक है। और जहां पर अभी आप बात कर रहे हैं इसकी, ये तहरीक इंसाफ की नई मामलात की और तहरीक की, तो देखें तहरीक इंसाफ के मामलात इतने सादा और इतने आसान नहीं है। वो एक आम जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनको उनके केस को इस तरह लिया नहीं जा सकता। लेकिन आपका प्लान क्या है इख्तियार साहब? आपका प्लान पूछ रही हूँ मैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम आते सड़कों पे, आपका कोई प्लान है? डेफिनेटली वो आए, हम वेलकम करेंगे। और हमने क्या करना है? वेलकम करेंगे। और हाँ आए, बिल्कुल आए। तहरीक का मैंने पहले बता दिया, गोलियां नहीं चलाएंगे। पंजाब में इनकी कोई तहरीक चलने वाली नहीं है। मौलाना साहब इनके पास है नहीं, वो इनके पास आए ही नहीं। इनके बीच में बहुत दीवारें, चीन से बहुत बड़ी दीवार खड़ी है। सियासत क्या अकीदों का इख्तिलाफ है, मुझे नहीं लगता कि ये इत्तेहाद ता क़यामत कभी हो पाएगा। और अच्छा इख्तियार वली साहब, आखिरी सवाल है आपसे, प्लीज सवाल ले लीजिएगा। सवाल हमें वक्त का भी पाबंदी करनी पड़ती है। इख्तियार साहब एक वन क्वेश्चन प्लीज। इख्तियार साहब एक सवाल ले लें सर, कि 9 मई केस में तहरीक इंसाफ के MNA अब्दुल लतीफ़ चित्राली को सजा हुई, वो नाअहल हो गए। मजीद MNAs जिन पे केसेस है वो नाअहल हो रहे हैं, दर्जनों नाअहल हो रहे हैं। नून लीग ने भी इस तरह का वक्त देखा है। ये साइकिल रिपीट हो रही है। आपके पास एक मौका है, कोई दरमियाना रास्ता निकाल लें। हम दरमियाना रास्ता क्या निकालेंगे? यू मीन टू से कि जो लोग कन्विक्टेड हैं और जिन लोगों पर जुर्म साबित हो चुका है मुल्क पर हमले का, उनको कहें कि बस ठीक है, अपनी चादर छान के बस मोढ़े पे डालो और घर जाओ, अल्लाह खैर सलाम। और उमर अयूब के खिलाफ जो नाअहली का केस बना है सर, इख्तियार वली साहब, उमर अयूब के खिलाफ जो नाअहली का केस बना है, वो उसकी टाइमिंग आपको क्वेश्चनेबल नहीं लग रही है? मैं बताता हूँ, मैं उस सूबे से ताल्लुक रखता हूँ और मैं पहले दिन से मैंने कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI के पास जो मैंडेट है ये जाली है। मैं पहले दिन से मेरा ये मौक़िफ़ है। और
उमर अयूब ने खुद अपने रिटर्निंग ऑफिसर को दरखास्त दे रखी है कि मेरे हल्के में 1,12,000 वोट जाली पोल हुए, 1,12,000 वोट। तो खुद जो बंदा पास हुआ है वो कहता है जाली वोट पोल हुए, तो उसी ने किए। क्योंकि ये जुबैर साहब आपको इसकी तस्दीक करेंगे कि मेरे अपने इलेक्शन में उस वक्त का डिफेंस मिनिस्टर इमरान की हुकूमत में परवेज खटक था, उसने 7,000 जाली वोट डाले थे और उसने इलेक्शन कमीशन में यही पिटीशन डाली थी। मैंने फिर उसको भाई इसीलिए तो आपको धांधली नहीं करनी चाहिए थी। जी इख्तियार साहब प्लीज आई होल्ड यू, और आपका जवाब आ गया, आपका जवाब आ गया सर। प्लीज इख्तियार साहब माज़रत के साथ आई होल्ड यू है। जी मोहम्मद जुबैर साहब योर वेरी शॉर्ट क्रिस्प लास्ट कमेंट ऑन इट सर, वाइंड अप करें। मैं सिर्फ बॉटम लाइन यही कहूँगा इख्तियार वली साहब को कि जो ये याद दिलाते हैं ना कि उस वक्त ये हुआ तो उस वक्त ये, इसीलिए तो भाई हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि यार आप तो वो हरकतें करना ना बंद करें ना, आप तो लोगों को अंदर बंद ना करें ना, आप तो डराना धमकाना ना करें। मोहम्मद जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, इख्तियार वली साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद, और इस वक्त मुझे ज्वाइन करें मेहताब हैदर, दी न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, और अली खज़र साहब सीनियर जर्नलिस्ट बिजनेस रिकॉर्डर से इनका ताल्लुक है। बहुत मजे हुए साफ़ी हैं, बहुत ब्रिलियंटली रिपोर्ट करते हैं इकॉनमी के ऊपर, बहुत शुक्रिया। मेहताब आप से शुरू करूंगी, क्रिप्टो फीवर की बात करते हैं सबसे पहले कि एक तरफ तो मुल्क में क्रिप्टो काउंसिल बन चुकी है और बिटकॉइनिंग माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट एलोकेट कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ स्टेट बैंक कह रहा है कि क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कन्फ्यूजन कहाँ है? अगर क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी है तो बिलाल बिन साकिब को वज़ीर-ए-आज़म का मामले ख़ुसूसी क्यों बनाया गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी देखिए, बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल जो है वो तश्कील पा चुकी है, और अब जो बिलाल बिन साकिब हैं उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस भी दे दिया गया है। लेकिन अगर आप उसकी लीगैलिटी के ऊपर जाएं तो लास्ट स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की मीटिंग थी जिसमें फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस इमदादुल्ला बोसाल और स्टेट बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने क्लियरली कहा कि ये बेसिकली पाकिस्तान के अंदर अभी तक बैंड है और इसकी लीगल जो लीगैलिटी है वो उसकी अभी तक इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन उन्होंने कहा कि एक क्रिप्टो काउंसिल जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत वजूद में आ चुकी है, और उसने बेसिकली जो उसकी रेगुलेशंस हैं और जो बाकी चीज़ें हैं उनके ऊपर काम करना है। तो लेकिन उसमें कुछ बुनियादी सवालात हैं, जिस तरह आपने मुझसे पूछा है तो मेरे जहन में भी सवालात हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से लास्ट वीक के दौरान एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई, और उस प्रेस रिलीज़ में ये बताया गया कि जो डेटा माइनिंग है उसके लिए 2000 मेगावाट जो है वो एलोकेट की गई है। मुझे ये बताया जाए कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी कहाँ थी, क्या नेपरा से उसकी बाकायदा कोई अप्रूवल ली गई? अगर IPPs के साथ जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है, वो बिजली गवर्नमेंट के नेशनल ग्रिड में आती है, क्या और 8 सेंट्स के ऊपर जो है ना उसकी कीमत जो है वो प्रपोज की गई है, तो क्या उनके साथ जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिवाइज़ किया गया है? अगर रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं भी तो क्या इस तरह से एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उस बिजली को एलोकेट कर सकती है? बिल्कुल मेहताब साहब, ये बहुत अहम नुक्ता है। बिल्कुल ये बहुत अहम नुक्ता है, और मज़ीद आगे बढ़ने से पहले चूंकि थोड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। अली साहब, जैसे मेहताब हैदर कह रहे हैं कि मुतल्लिका इदारों को क्या पता था, उनका कॉन्फिडेंस क्या था, ये टीम अप कैसे किया गया, एक तो इसका जवाब दीजिएगा। और दूसरा है कि क्रिप्टो की मार्केट बहुत अनस्टेबल मार्केट है फ़िलहाल, और एक फ्लक्चुएशन होती है, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है, ये गवर्नमेंट का आपको वाइज डिसीजन लग रहा है? जी देखिए, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक है कि क्रिप्टो की ट्रेडिंग जो है क्या पाकिस्तान में लीगल है कि नहीं लीगल है, जिसके बारे में मेहताब ने आपको बताया कि अभी उसकी क्लैरिटी नहीं है, और उसमें लैक ऑफ रेगुलेटरी फोरसाइट है, जिस वजह से अभी उसको लीगलाइज नहीं किया गया। अच्छा, अब क्रिप्टो काउंसिल बनी है कि जी इसको पाकिस्तान में किस तरह चैनलाइज किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में यूथ में बहुत ज्यादा रुझान पाया जाता है क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट का, और ये इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इसको रेगुलाइज किस तरह किया जाए, एक उसका मकसद ही है। एक ही चीज है, ये एक फर्क चीज है, ठीक है। इसी के ऊपर आपका ये सवाल आता है कि क्या इसको एज अ रिजर्व आपका स्टेट बैंक या स्टेट को
अपने स्पेशल रिजर्व में रखना चाहिए बीइंग अ वोलेटाइल एसेट, तो उसका सिंपल जवाब है नहीं, क्योंकि ये इंतहाई वोलेटाइल है और जो अमूमन जो गवर्नमेंट के जो रिजर्व्स होते हैं वो बड़े सेफ एवेन्यूज में यानी फिक्स इनकम एसेट्स में पड़े होते हैं, बहुत लिक्विड एसेट्स में पड़े होते हैं, गोल्ड में पड़े होते हैं या किसी स्टेबल करेंसी के ट्रेजरी बिल वगैरह में लगे होते हैं, तो यहाँ से उसको उसमें नहीं रखना चाहिए। ये बात होगी। तीसरी बात इसमें जो चल रही है, जो भी जिसका मेहताब ने जिक्र भी किया कि जी हमने 2000 मेगावाट जो है वो बिजली हमने मुख्तस कर दी गई है क्रिप्टो माइनिंग और एआई डेटा सेंटर को बनाने के लिए, और उसमें अभी तक जो प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई, लेकिन जैसे मेहताब कह रही है कि वो 5-6 सेंट की बिजली होगी, तो सवाल ये पैदा है कि ये 5-6 सेंट की बिजली क्रिप्टो माइनिंग और एआई डेटा सेंटर वालों को क्यों दीजिए, जबकि 2 साल पहले हमने अपने जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर जिसको रीजनल कंपेटिटिव 9 सेंट की बिजली मांगते थे, उनको आपने मार्केट रेट जो 32-35 रुपए वटेवर इस वक्त है उसके ऊपर आपने रखा हुआ है। आपने कैप्टिव प्लांट्स की जो सस्ती गैस इंडस्ट्री को मिलती थी वो आपने खत्म कर दी, उसको उन्होंने उसको 4200 रुपए के रेट पे लेके चले गए हुए हैं। ठीक है जी, आपने और भी किसी किस्म की मराज जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी पाकिस्तान में आ रही है, जिसमें ऑटोमोबाइल है, सिरेमिक्स है और टायर्स हैं और कई और इंडस्ट्रीज हैं जिनको डोमेस्टिक प्रोटेक्शन होती है, उनकी आप प्रोटेक्शन खत्म कर रहे हैं ताकि कम्पीट कर सकें और लेवल प्लेइंग फील्ड लाया जा सके, ताकि किसी को विनर न सिलेक्ट किया जाए। ऐसे मौके पे आप एक नई इंडस्ट्री क्रिप्टो माइनिंग या एआई सेंटर को डेटा एआई सेंटर को आप कैसे वो 5 सेंट पे बिजली दे सकते हैं, कैसे उनके लिए मुख्तस कर सकते हैं जब बाकियों को नहीं कर रहे? ये एक बड़ा बुनियादी बहुत वैलिड सवाल है ये अली। और लीगलाइज करना चाहिए, क्या ये बिल्कुल एसेट होना चाहिए और क्या इसको हमें एज एन इंडस्ट्री को फेवर देनी चाहिए? इस बजट में कोई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है पाकिस्तान के पास इस बजट में? अजहर साहब जी, मतलब हजारों ख्वाहिशें ऐसी के ख्वाहिश पे मेरी वो जो है वो क्या कहते हैं उसको दम निकले। बात ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रही है आखिरी होना चाहिए, इससे पहले भी अक्सर फाइनेंस मिनिस्टर ये कहते रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले साल कहा कि जी हम रिटेलर से इतने पैसे ले आएंगे, रियल एस्टेट से इतने पैसे ले आएंगे, साल के एंड में क्या निकला? अब कल अगले साल फिर कह रहे हैं इतने लाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते रहे हैं। तो ये तो कहते रहते हैं, पहले आप स्टेप सिखाएं ना, पहले आप टैक्स नेट को एक्सपैंड करें, पहले आप जो है आप जो टैक्स नहीं था उससे टैक्स नहीं और टैक्स रेट्स को कम करें। ठीक है जी, पहले आप एफबीआई के कस्टम के अंदर जो मैसिव जो वो जो है करप्शन होती है या उसके अंदर जो भी इश्यूज होते हैं उनको सीधा करें। ठीक है जी, आप कुछ हद तक आपने थोड़े बहुत रिफॉर्म कुछ शुरू किए जी, वीट सपोर्ट प्राइस आपने खत्म की जिस तरीके से की है, एक और सवाल था नेशनल टैरिफ पॉलिसी लाके इनकी प्रोडक्शन खत्म कर रहे हैं, जिस तरह कर रहे हैं वो देखना पड़ेगा, बट ये अच्छी चीज है। एक्सपोर्टर्स को जो सब्सिडी देते थे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो आपने निकाल दी। कैप्टिव के ऊपर जो आप लोगों को सस्ती गैस देते थे वो निकाल दी। ये आपने कुछ स्टेप्स आपने किए हैं, लेकिन विदाउट एक्सपैंडिंग द टैक्स नेट जो है ना आप ये और टैरिफ पॉलिसी को कस्टम को ठीक किए बगैर करेंगे तो वो फिर भी रिफॉर्म नहीं होगा। तो बात कहने का है बोल्ड स्टेप है, और अगर जाना नहीं है तो फिर एक्शंस आने चाहिए, रिफॉर्म्स होने चाहिए गवर्नेंस के अंदर, स्पेशली एफबीआई के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर के अपने अंदर आता है। जी अच्छा, मेहताब हैदर साहब, वैसे ऑन अ लाइटर नोट, पता नहीं इकोनॉमी का या बजट का डीएनए चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन मैं और आपने जितना टैक्स दिया हमारा शायद डीएनए थोड़ा चेंज हो गया हो। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। आप ये देखें ना कि पाकिस्तान में ये कितनी बड़ी डिस्टॉर्शन है कि सबसे ज़्यादा जो टैक्स कंट्रीब्यूशन है वो सैलरीड क्लास की है। पिछले साल जब बजट बनाया गया तो आईएमएफ को भी बताया गया और हुकूमत को भी बताया गया कि ये जो हम टैक्स इस टाइम लगा रहे हैं ये कोई 70 से 75 अरब रुपए एडिशनल आएंगे। लेकिन आप ये देखिएगा कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है वो कुछ 550 अरब रुपए की कंट्रीब्यूशन उसकी होगी। पहले अगर 10 माह के अंदर ही देख लें तो वो कुछ 450 अरब रुपए से ज़्यादा की कंट्रीब्यूशन हो चुकी है। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जब तक हम रिटेलर्स को, पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स को, और पाकिस्तान में देखिए फॉर्मल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो फॉर्मल है वो और सैलरीड क्लास
यही पाकिस्तान के अंदर जो है वो टैक्स पे कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वो टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेहताब साहब प्लीज़ आई होल्ड यू, एक सवाल ले लीजिएगा। बिल्कुल यही दो सेक्टर्स थे जो पिछले बजट में भी हाईलाइट हो रहे थे कि यहाँ पे बड़ा टैक्स जमा हो गया, और बाद में उन्होंने ये टॉल क्लेम्स किए कि हम ट्रेडर्स को लेके आएंगे, रिटेलर्स को लेके आएंगे, प्रॉपर्टी को लेके आएंगे, एग्रीकल्चर को लेके आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। मेरा सवाल ये ले लें कि रेवेन्यू, डिफेंस, डेवलपमेंट और टैरिफ रिफॉर्म, ये वो सारे नुकात हैं जिस पे IMF और पाकिस्तान का ब्लूप्रिंट कंफर्म्ड हो गया इस वक्त। देखिए, बुनियादी तौर पर IMF का जो बुनियादी कंसर्न है वो ये है कि आपने प्राइमरी बैलेंस को अचीव करना है, और प्राइमरी बैलेंस जो है वो डेफिसिट जिसमें एक्सक्लूड किया जाता है आपका डेट सर्विसिंग। डेट सर्विसिंग को निकाल कर आपने प्राइमरी बैलेंस को जो है वो अचीव करना है, और वो कोई 1.6% ऑफ GDP के लगभग होना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर जब हुकूमत 3 मेजर खर्चे करती है तो उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के पास कोई पैसे वापस नहीं बचते। एक डेट सर्विसिंग, एक डिफेंस और एक डेवलपमेंट और रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। बल्कि रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट करने के बाद डेवलपमेंट के लिए भी और टू सम एक्सटेंट डिफेंस के लिए भी कर्जा लेकर जो है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ये इस टाइम ग्राउंड रियलिटी है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि NFC, मैं NFC का सपोर्टर हूँ। मैं ये नहीं कहता कि NFC को चेंज कर दें, लेकिन NFC जिन प्रेमिसेस के ऊपर बनाया गया था 2010 में 7th NFC अवार्ड, उसके तहत ये था कि 5 सालों में जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 10% से 15% हो जाएगी। आज भी हम 10.6% के करीब शायद पहुँचने में कामयाब हो जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि नहीं पहुँच सकेंगे, चूँकि इस साल के जो FBR का रिवाइज टारगेट है वो भी 12,332 अरब रुपए है। अगर FBR 11.7 या 11.8 ट्रिलियन को टच कर जाए तो ये FBR की कामयाबी होगी। अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, लास्ट मंथ अभी बाकी है। लेकिन ये 18 to जी बिल्कुल मेहताब साहब इसी पे अली खजर को शामिल करते हैं, लेकिन अली खजर जो बात कर रहे हैं मेहताब साहब, ये फिर 18 to 20% ऑफ GDP आ जाएगा जैसा कि सब चाह रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये आएगा। ये 10.6% भी जो इस साल आया है तो इस वजह से आया है कि आपने इस पे सैलरी के ऊपर आपने इतना बोझ डाल दिया है जो 500 अरब उनसे आ रहे हैं, विच इज अबाउट 0.5% ऑफ GDP। ठीक है जी। इसके अलावा जो है आपका जो हम एक क्या कहते हैं, आपका सुपर टैक्स आपने लगाया है, उसमें बहुत ज्यादा लोगों से पैसे आए हैं। बैंक प्रॉफिट आपने जो है वो 10% ऊपर कर दिया है, उससे बहुत पैसे आ रहे हैं। तो जाहिर बात है जो जिस तरह से जो फॉर्मल कुछ बड़े सेक्टर्स है उसको आप ज्यादा टैक्स करेंगे तो वहां से आएंगे आप, तो इस पे इससे ज्यादा टैक्स आप लगा नहीं सकते, और इनफॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है। तो मेरा ख्याल है हम अप्रोच कर गए हैं अपने प्लेटो को ऑन टैक्स टू GDP रेशियो फ्रॉम एग्जिस्टिंग टैक्स पे रेट्स, क्योंकि अब इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो लेफर का प्ले में आएगा और इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा होगा और डिमांड जनरली लेकिन अली यही रिजर्वेशन पिछले साल भी थी। एक सवाल ले लीजिए, तो फिर अब क्या करेंगे? क्योंकि पिछली दफा गवर्नमेंट ने कहा कि अगर रिटेलर्स नहीं मान लिए तो हम बड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे। एग्रेसिव भी हुआ, फिर भी चंद लाख से ज़्यादा भी नहीं टैक्स जमा हुआ, चंद 100 से ज़्यादा ट्रेडर्स ने रजिस्टर नहीं किया। तो फिर अब वो कौन से एग्रेसिव टूल्स हैं जिसकी वजह से ये एटलीस्ट इन लोगों से टैक्स जमा करेंगे? अली खजर साहब, देखिए सिर्फ ये ट्रेडर्स नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैक्शन के नेट होते हैं, बायर होते हैं। उनकी इनकम दाएं बाएं, किसी की रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन से आ रही थी, किसी कहीं से आ रही थी, किसी की कहीं से आ रही थी। इवन फॉर्मल सेक्टर के अंदर वो चोरी करते हैं, और वो चोरी करके वो दूसरी तरफ दिखा देते हैं और एक इनफॉर्मल सेक्टर को कायम रखते हैं। इसमें आपके पार्लियामेंटेरियंस भी होते हैं, इनमें उनके फाइनेंसियर्स भी होते हैं, इसमें आपके सेनेटर्स भी होते हैं, इसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स के रिश्तेदार भी होते हैं, इसमें आपके मिलिट्री के रिटायर्ड लोग और वो सारे भी होते हैं, और इन सब के इंटरेस्ट कन्वर्ज हुए हुए हैं। तो ये सबका इंटरेस्ट जो है वो जो इस पूरे मुल्क का डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो खुद को टैक्स करने को वो मानना नहीं चाहती है। वो कोशिश करके उसको उस पर से निकाल लेती है। तो सवाल ये बनता है कि क्या वो लोग खुद को जो एक मुल्क का अशरफिया है वो अपने आप को टैक्स करते हैं? ये टीवी चैनल जो आपके सारे हैं, इनके आधे से ज्यादा ओनर इस वक्त इस वजह से आए हैं कि अपने टैक्स वगैरह को बचा सकें। तो जब ये पूरा एक मीडिया भी इसमें शामिल हो गया हुआ है, तो इसमें जब ये पूरा माहौल ऐसा है तो ये क्या लोग खुद को टैक्स करेंगे? मेरा सवाल ये है। तो ये बड़ा मुश्किल सा लगता है। बहुत शुक्रिया अली। बिजनेस रिकॉर्डर से मेहताब हैदर दी न्यूज़ से प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। जब तक हम इंसेंटिवाइज नहीं करते इदारों को, जब
तक हम इंडस्ट्री में कम्पिटिटिवनेस नहीं लाते, वो कंपटीशन नहीं आता, तो हम नहीं कह सकते कि हम एक बेहतरीन बजट लेके आ रहे हैं। इसमें इंक्लूसिवनेस होना बहुत ज़रूरी है। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।